हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि IAS के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम UPSC और अलग अलग स्टेट PCS की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छंटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें UPSC समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10 हजार प्रश्नों का संकलन उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। नमस्कार, प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज के सेशन 16 में आपका स्वागत है। आज हम सेशन 16 में वर्ष 2017 में UPSC परीक्षा में पूछे गए सवालों को फिर से एक बार हल करेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। कथन 1, NSQF के अधीन शिक्षार्थी सक्षमता का प्रमाण पत्र केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। कथन 2, NSQF के क्रियान्वयन का एक प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी केवल कथन 2 ही सही है। NSQF यानी नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एक योग्यता आधारित फ्रेमवर्क है। यहाँ ज्ञान, कौशल और अभिरुचि के लेवल्स की सीरीज में सभी तरह ही योग्यताओं को मान्यता दी जाती है। इन लेवल्स को 1 से 10 की ग्रेड में रखा जाता है। इन लेवल्स को लर्निंग आउटकम्स के आधार पर परिभाषित किया जाता है। यह लर्निंग किसी भी सोर्स से हो सकती है, औपचारिक या अनौपचारिक या गैर औपचारिक। आपको बता दें कि भारत में NSQF को 2013 में अधिसूचित किया गया था। इसे लागू करने के बाद दूसरी सभी फ्रेमवर्क्स, जिसमें नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क भी शामिल थी, उसे हटा दिया गया। NSQF में शिक्षार्थी किसी भी स्तर पर योग्यता के लिए प्रमाण पत्र हासिल कर सकता है, चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक या फिर गैर औपचारिक लर्निंग। NSQF एक गुणवत्ता आश्वासन फ्रेमवर्क है। NSQF के बारे में जानने से यह समझ में आता है कि इसमें केवल औपचारिक शिक्षा के लिए ही प्रमाण पत्र नहीं मिलता, बल्कि सभी तरह की शिक्षा के लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। सरकार मानकर चलती है कि NSQF के क्रियान्वयन से कुछ परिणाम जरूर मिलेंगे, जिनमें इन्हें शामिल किया जा सकता है। पहला है, NSQF के साथ डिग्रियों को जोड़ने पर सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के बीच गतिशीलता, यानी कि दूसरा कथन सही है। दूसरा है, गैर औपचारिक से संगठित बाजार की तरफ ट्रांजिशन, यानी ट्रेनिंग से पहले के कौशल को मान्यता। तीसरा है, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन फ्रेमवर्क के जरिए देश भर में ट्रेनिंग के मानकीकृत, निरंतर और राष्ट्रीय परिणाम। चौथा है, कुशल कार्यबल का भारत से दूसरे देशों को जाना। पांचवा है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच उन्नति मार्ग का मानचित्रण। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल 2। क्वेश्चन नंबर 2, नेशनल करियर सर्विस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, नेशनल करियर सर्विस कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार का एक उपक्रम है। कथन 2, नेशनल करियर सर्विस को देश के अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर के संवर्धन के लिए मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी दोनों ही कथन गलत हैं। प्रिय व्यूअर्स, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है, UPSC हर साल पेपर में योजनाओं पर फोकस जरूर करता है। लगभग 2 से 3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ऐसे में आप उन सभी योजनाओं को नोट करें जो 2015 में या उसके बाद से लागू हुई हैं। अब NCS यानी नेशनल करियर सर्विस पर आते हैं। यह केंद्र सरकार का 5 वर्षीय मिशन मोड प्रोजेक्ट है। 2015 में इसे लॉन्च किया गया।
प्रोजेक्ट को श्रम और रोजगार मंत्रालय के रोजगार महानिदेशालय इम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की पहल नहीं है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। NCS एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जहां लोगों को रोजगार और करियर से जुड़ी कई जानकारियां मिलती हैं। यह नौकरी तलाशने वालों और नौकरी देने वालों के बीच गैप को भरता है। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट्स जो ट्रेनिंग और गाइडेंस की तलाश में हैं और जो एजेंसीज ट्रेनिंग और काउंसलिंग देती हैं उनके बीच संपर्क करवाना भी NCS का मकसद है। यानी इस मिशन से अशिक्षित नहीं बल्कि शिक्षित और कुशल युवाओं को लाभ मिलता है, इसलिए दूसरा कथन भी यहाँ गलत हो जाता है। NCS प्रोजेक्ट अपने 3 पिलर्स के जरिए लोगों तक पहुँचने की कोशिश करता है। पहला है सूचना और प्रौद्योगिकी तकनीकी आधारित पोर्टल, दूसरा है मॉडल करियर सेंटर और तीसरा है सभी राज्यों के रोजगार विनियमन के लिए इंटरलिंकेज। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से हाल ही में समाचारों में आए दबाव युक्त परिसंपत्तियों के धारणीय संरचन पद्धति यानी स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स S4A का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शंस के रूप में दिए गए हैं। यह सरकार द्वारा निरूपित विकास परक योजनाओं की पारिस्थितिकीय कीमतों पर विचार करने की पद्धति है। दूसरा ऑप्शन है, यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉर्पोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम है। तीसरा है, यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बारे में सरकार की विनिवेश योजना है। और चौथा है, यह सरकार द्वारा हाल ही में क्रियान्वित इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का महत्वपूर्ण उपबंध है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। गाइस, देश की बड़ी कॉर्पोरेट इकाइयों को वित्त संकट से निकालने के लिए RBI 2016 में एक नई स्कीम लेकर आया था। इसे S4A यानी स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स नाम दिया गया। योजना का मकसद था कि जो भी बड़ी कॉर्पोरेट इकाइयां हैं, अगर वे स्ट्रेस्ड एसेट्स यानी दबाव युक्त संपत्ति को लेकर गंभीर संकट में हैं, तो उन्हें ट्रैक पर लाया जाए। RBI यह योजना स्ट्रेस्ड एसेट से डील करने वाले ऋणदाताओं को मजबूती देने के लिए लाया था। फ्रेंड्स, भारतीय वित्तीय प्रणाली में NPA यानी नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स का मुद्दा हमेशा बना रहता है। RBI और सरकार इसे संभालने के लिए यानी इसको कम करने और बैंकों की हालात सुधारने के लिए समय समय पर अहम फैसले लेते आए हैं। S4A से पहले भी NPA के लिए RBI कई कदम उठा चुका है, जैसे कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग CDR, ज्वाइंट लेंडर्स फोरम, स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग यानी SDR और 5/25 स्कीम। यहाँ S4A के बारे में बात करते हैं। जैसा कि स्कीम के नाम से ही समझ में आ रहा है, स्कीम में स्ट्रेस्ड एसेट से ग्रसित इकाइयों की फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग की जाती है। लेकिन कौन सी इकाइयां इससे लाभ ले सकती हैं वो भी देख लें। सभी संस्थागत ऋणदाताओं द्वारा खाते में लोन की राशि 500 करोड़ से ज़्यादा हो, चाहे वह रुपया लोन हो या विदेशी मुद्रा लोन या बाहरी वाणिज्यिक उधारी। दूसरा है, ऋणदाता बैंक को इस बात का मूल्यांकन कराने के लिए कि कितना ऋण सस्टेनेबल है, इसके लिए एक स्वतंत्र एजेंसी को हायर करेगा। इससे रिलेटेड और भी बातें हैं। अब हम स्ट्रेस्ड एसेट्स के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम कुल NPA, रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स और रिटर्न ऑफ एसेट्स को जोड़ दें तो स्ट्रेस्ड एसेट्स निकाल सकते हैं। आपको बता दें कि ऐसा ऋण जिसकी ब्याज या किस्त या फिर दोनों 90 दिनों से नहीं भरे गए हों, उन्हें NPA कहते हैं। रिस्ट्रक्चर्ड लोन ऐसे लोन होते हैं जिनके भुगतान की अवधि को एक्सटेंड कर दिया गया हो, ब्याज दर घटा दी गई हो और लोन के एक हिस्से को इक्विटी में बदल दिया गया हो। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का मकसद यानी उद्देश्य क्या है? कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, वो देख लें। पहला है सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना। दूसरा है मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों को समर्थ करना। और तीसरा है कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपभोग को रोकना। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं? ऑप्शंस की बात करें, क्या ऑप्शंस हैं? केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल तीसरा कथन ही सही है।
प्रिय व्यूअर्स, यह सवाल एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। अगर हम जानते हैं कि यहाँ दूसरा कथन गलत है तो ऑप्शंस को हटाया जा सकता है। कथन 2 A, C और D में मौजूद है, इसलिए ये सभी गलत हो जाएंगे और उत्तर B हो जाएगा। बहरहाल यहाँ सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, जिस तरह भारत में कृषि की जाती है उसमें वैज्ञानिकता की कमी दिखती है। किसानों को तकनीकी की समझ कम रहती है। किस मृदा में क्या गुण है और उससे कब तक उपयोग में लेना सही है, इस बात को लेकर किसानों में थोड़ी समझ नहीं हो पाती। इसे देखते हुए सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम शुरू की थी। योजना का मकसद था कि मृदा के वर्तमान स्वास्थ्य का आकलन किया जाए और अगर मृदा का बहुत अधिक उपयोग हो चुका है तो भूमि प्रबंधन की वजह से मृदा स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ा है उसमें बदलाव किए जा सकें। एक सॉइल हेल्थ कार्ड मृदा स्वास्थ्य के संकेतकों को दर्शाता है। ये संकेतक किसानों के व्यावहारिक अनुभव और स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के ज्ञान पर आधारित होते हैं। हेल्थ कार्ड ऐसे किसानों के लिए काफी फायदेमंद हैं जो ये नहीं जानते कि उन्हें किस तरह की फसल लगानी चाहिए ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो सके, और इसकी वजह यह है कि वे नहीं जानते कि किस तरह की मृदा उपयोग में लेते हैं और किसकी गुणवत्ता कैसी है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के फीचर्स के बारे में और भी कुछ बातें जान लेते हैं। सरकार का लक्ष्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इस योजना के दायरे में लाया जाए। यह योजना पूरे भारत में लागू है। सॉइल हेल्थ कार्ड के तौर पर किसानों को एक रिपोर्ट दी जाएगी। रिपोर्ट में मृदा से जुड़ी सभी सूचनाएं होंगी। एक खेत के लिए हर 3 साल में एक कार्ड दिया जाएगा। सो गाइज, डिटेल्स से समझ में आता है कि राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम का संबंध कृषि क्षेत्र के विस्तार या ऋण से नहीं है, इसलिए पहले 2 कथन यहाँ गलत हो जाते हैं। जबकि रिपोर्ट के जरिए किसानों को यह बताने की कोशिश रहती है कि उन्हें किस हद तक मृदा का उपभोग करना है, इसलिए तीसरा कथन सही है। बात करते हैं आज के सेशन के अंतिम सवाल की। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा या से भारत में 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुआ है या फिर हुए हैं। जीडीपी में कृषि का अंश बृहद रूप से बढ़ गया, विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया, एफडीआई का अंतर प्रवाह बढ़ गया, भारत का विदेशी विनिमय भंडार बृहद रूप से बढ़ गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 4, केवल 2, 3 और 4, केवल 2 और 3, 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कथन 2, 3 और 4 ही सही है। प्रिय व्यूअर्स, इस सवाल को हम कॉन्सेप्ट और एलिमिनेशन मेथड से हल करने की कोशिश करते हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद जीडीपी में सेवा क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है बजाय कृषि के। कॉन्सेप्चुअली भी देखें तो किसी भी अर्थव्यवस्था की जीडीपी में अगर कृषि की भागीदारी बढ़ी है तो इसका मतलब ये है कि या तो आर्थिक रणनीतियां सही नहीं हैं और या फिर आर्थिक सुधारों के परिणाम सही नहीं आए हैं। इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। जैसे ही पहला कथन गलत होता है उसके बाद हम ऑप्शंस एलिमिनेट करेंगे। यहाँ हम आपको बता दें कि हमारे पास 2 ऑप्शंस ही बच रहे हैं, बी और सी। बी और सी में एक फ़र्क ये है कि बी में कथन 4 शामिल है जबकि 2 और 3 कॉमन है। फ्रेंड्स, ऐसे में आसान होगा कि हम चौथे कथन को चेक करें बजाय 2 और 3 के। दोस्तों, जिस तरह आर्थिक सुधारों के बाद दुनिया के दूसरे देशों के साथ व्यापार बढ़ना शुरू हुआ, उससे यह भी तय हो गया कि अब विदेशी विनिमय भंडार भी बढ़ेगा, और ये हुआ भी। 1991 में जहां देश का विदेशी विनिमय भंडार मात्र $5.8 बिलियन था, जून 2016 में बढ़कर यह $360 बिलियन हो गया। दरअसल 2016 में 1991 के आर्थिक सुधारों के पूरे 25 साल पूरे हुए, जिसे देखते हुए यह सवाल बना था। हाल के आंकड़ों की बात करें तो 5 जून 2020 को विदेशी विनिमय भंडार $501 बिलियन से ज़्यादा हो गया है। चूँकि आरबीआई अब हर हफ्ते इसके आंकड़े पेश करता है, इसलिए यह मान बदलता रहता है। डिटेल्स में समझ में आता है कि चौथा कथन यहाँ सही है, इसलिए उत्तर बी हो जाएगा। दोस्तों, 1991 के सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था के मामले में अभी तक के सबसे बड़े सुधार थे। इस दौरान उदारीकरण पर अधिक जोर दिया गया। इसका लक्ष्य था इंस्पेक्टर राज्य को खत्म किया जाए, अर्थव्यवस्था को पहले के मुकाबले और अधिक खोल दिया जाए। इससे दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात में बढ़ोतरी हुई। जाहिर तौर पर इससे विश्व व्यापार में भी भारत के निर्यात की भागीदारी बढ़ी।
भारत में होने वाला विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भी इन सुधारों के बाद ही तेजी से बढ़ा। उस समय यह केवल $74 मिलियन था। सुधारों के बाद यानी 1991 के बाद से 2016 के बीच भारत में $371 बिलियन का FDI इनफ्लो हुआ। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कथन 2, 3 और 4 ही सही है। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।